हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको ईपीएफ हायर पेंशन ऑप्ट करने से पहले 10 बार क्यों सोचना चाहिए, आपको ईपीएफ हायर पेंशन क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। ईपीएफ हायर पेंशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ईपीएफ हायर पेंशन ऑप्ट करने के बहुत सारे डिसएडवांटेज, जैसे कि आपके हाथ में मनी नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, आप जहाँ चाहोगे वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आपको लोअर रिटर्न्स मिलेंगे कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। मैं आपको फैक्चुअल डेटा जो है उसके साथ दिखाऊंगा, जो लास्ट डिकेड का डेटा है उसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है कितना ज़्यादा रिटर्न आपको ईपीएफ हायर पेंशन से दे सकते हैं। आपका ऑलमोस्ट पैसा जो है वो लॉस होगा बहुत बड़ा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैंने कैलकुलेशन में आपको दिखाया था। और यहाँ पे इन्फ्लेशन को अगर काउंट करो तब भी इन्फ्लेशन रिस्क जो है ये भी बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर आप ईपीएफ हायर पेंशन को ऑप्ट कर रहे हो तो इन सब की बात डिटेल में हम इस वीडियो में करने वाले हैं आज। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। मैं आपको बताता हूं कि ईपीएफ हायर पेंशन के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और उससे पहले ईपीएफ क्या है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईपीएफओ है क्या। जब आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये कवर किया है कि ईपीएफ है क्या। ईपीएफ जो है इसका मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट रन स्कीम है इंडिया में, जहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इंक्लूडिंग रेगुलर सर्विस कंट्रीब्यूशन मोर मेड बाय बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिलता है, जैसे कि अभी आप काउंट करो तो 12% कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का जो है वो करता है, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आप टैक्स एग्जेम्प्ट की बात करो तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलता है। गारंटीड इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है एक्यूमुलेटेड सेविंग पे। अंडर ईपीएफ की अगर आप बात करो तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी जो है वो डिडक्ट होता है और कंट्रीब्यूट होता है टुवर्ड्स द फंड एवरी मंथ। अभी जो ये परसेंटेज है ये कितना है, 12% है, आपको पता है। और एम्प्लॉयर जो है वो भी इतना ही, मतलब 12% ही आपका ईपीएफ अकाउंट में जो है वो डालता है। और ये जो आपका कॉर्पस बनता है 12% आपका और 12% एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, मतलब उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। और ये जो फंड होता है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है ईपीएफ, वो जो फंड होता है वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जैसे कि बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, वो रिटर्न जनरेट करने के लिए वहाँ पे ईपीएफ जो है फंड को इन्वेस्ट करता है। सो ये हो गया ईपीएफओ क्या है इसके बारे में। एम्प्लॉय जो है वो ईपीएफ सेविंग को कब उठा सकते हैं, उसके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है उसके दौरान। अगर उसको पार्शियल विड्रॉल करना है तो फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हो गया, होम परचेज है, एजुकेशन है, ऐसे पर्पस में ईपीएफ के कॉर्पस में से उसको पैसा उठाना है तो उठा सकते हैं। ईपीएफ पेंशन बेनिफिट भी देता है, किसके तहत, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस, जिसे ईपीएस 95 कहा जाता है। तो ईपीएस 95 के तहत जो है ईपीएफ पेंशन स्कीम भी प्रोवाइड करता है। और इसी पेंशन स्कीम में आपको हायर पेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके डिसएडवांटेज के बारे में, जिसको क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ईपीएफ का एक और स्कीम है, अगर ना आपको ना पता तो बता दूं, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, जो है एक लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को। तो ये हो गया ईपीएफ के बारे में। अब समझते हैं करंट ईपीएस है क्या। ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम जो है ये नया आया है, उसका जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बाद में समझते हैं कि आपको ये क्यों ऑप्ट नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है वो 8.33% ऑफ सेलिंग सैलरी, मतलब अब तक जो था वो वेज लिमिट जो था वो 15,000 का था, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। जो 4 नवंबर 2022 को ऑर्डर आया उसमें ये वेज लिमिट नहीं रहा है। तो करंट ईपीएस जो था उसमें आपका 1250 रुपया कट रहा था। अब हायर पेंशन को आप ऑप्ट करोगे तो पेंशन कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 8.33% ऑफ द एक्चुअल सैलरी होगा। जहां भी मैं एक्चुअल सैलरी बोल रहा हूं इसका मतलब क्या होगा, आपका बेसिक प्लस डीए। मैंने जितना भी कैलकुलेशन किया है, जहां भी अब तक जितने भी वीडियो में सैलरी की बात की है, हर जगह पे सैलरी मतलब होगा आपका बेसिक प्लस डीए, इसे एक्चुअल सैलरी कहा जाता है। सो इन दोनों केस में एक्चुअल सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए जो होगा उसका 8.33% आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाएगा, जो आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन में जमा होगा, मतलब हायर ईपीएस में जमा होगा, जिसपे आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। और ये जो फंड होगा, कॉर्पस जो जमा होगा, उसी में से ईपीएफ आपको
आपको आपका रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन देगा। सो इन दोनों केस में पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% ऑफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से ही गिना गया है। ये आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो तो वैसे का वैसा ही है, इसमें से कुछ काउंट नहीं हुआ है। ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में से 8.33% कंट्रीब्यूशन जो है वो गिना गया है। जो करंट ईपीएस जो है यहाँ पे पेंशन कैसे काउंट करते हैं, काफ़ी लोग मुझे फॉर्मूला के बारे में पूछ रहे हैं, हालांकि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। करंट ईपीएस में अगर आप रहोगे तो आपका 15,000 सेलिंग लिमिट है जो शायद बढ़ सकता है आगे, लेकिन अभी की लिमिट बात करें तो इनटू पेंशनेबल सर्विस की बात करें जो मैक्सिमम आपको एडवांटेज मिल सकता है वो 35 ईयर का हो सकता है। अगर आपकी 33 ईयर की सर्विस है +2 बोनस ईयर का एडवांटेज मिलता है अगर मोर देन 20 ईयर की आपकी सर्विस हुई तो आपका पेंशन जो बनेगा वो कितना बनेगा, 7,500 बनेगा। और अगर आप हायर बीपीएस को ऑप्ट करते हो तो एवरेज ऑफ लास्ट 60 मंथ सैलरी जो है ये काउंट होगा, इसलिए आप कितना लंबा सर्विस करते हो पेंशनेबल सर्विस में काउंट होने वाला है। आपका लास्ट 5 ईयर का कितना एवरेज सैलरी मतलब अगेन यहाँ पे कौन सा सैलरी, आपका बेसिक प्लस डीए, ये जो सैलरी होगा ये काउंट होगा और डिवाइड बाय 70 किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख रुपये से लास्ट 6 मंथ का एवरेज सैलरी, तो आपका 50,000 रुपीज़ पेंशन जो है ये बनेगा इन द केस कि आपने फुल 33 ईयर का सर्विस किया है, इससे ज़्यादा सर्विस किया हुआ है। और ये सर्विस भी काउंट कहाँ से होगा, 95 से ही होगा। हाँ, आप एक बात का ये भी ख्याल रखना, फॉर एग्जाम्पल आपने 1986 में ज्वाइन किया था तो 1986 से काउंट नहीं होगा, ये 1995 नवंबर 1995 में जो है तब ईपीएस स्कीम स्टार्ट हुआ था, इसीलिए तो इसका नाम ईपीएस 95 है, तो तभी से ये जो है वो काउंट होगा। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि ईपीएफ हायर पेंशन स्कीम है क्या और आपको पेंशन जो है वो किस कैलकुलेशन से कैसे आपको मिलने वाला है। ये डिसएडवांटेज क्या है इसकी बात करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, सबसे पहला है जो लोअर ईपीएफ अमाउंट बनेगा। देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो अभी क्या हो रहा है कि आपका 12% और एम्प्लॉयर का 12% मिला के टोटल 24% जो है आपका एक बैलेंस बन रहा है, एक फंड बन रहा है और उस फंड पे आपको 8.1% का करंट बात करो तो इंटरेस्ट मिल रहा है। अब क्या होगा कि 8.33% सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा ईपीएस में। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर जो है, मतलब जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो क्या हो जाएगा, ईपीएस में जमा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। इस पे आपका उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं है, इस पे ना ही तो आपको ये जो 8.1% इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिलेगा, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अमाउंट इन द ईपीएस। जो भी ये 8.30% आप जो है डिपॉजिट कर रहे हो इस पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, अपने पैसे को ब्लॉक कर रहे हो। और अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखो तो आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा और सुना भी होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत बड़ा लॉस होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो अगर ईपीएफ में तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आप ऐसा कर रहे हो कि आपका एक बेटा जो है, जो आपका कमाओ है, जो आपका ज़्यादा कमा रहा है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप बंद कर रहे हो। सिंपली ऐसा ही कह सकते हैं, या तो आप उसको आधा कर रहे हो ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो अभी जो आपने किया है, मतलब अब तक जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हुआ है 8.33% के मुताबिक, वो भी आपको वापस देना है इनकेस आपको हायर पेंशन चाहिए तो, मतलब वो इंटरेस्ट के साथ वापस देना है, क्योंकि आप उस पैसे को क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अगर आप हायर पेंशन ऑप्शन को ले रहे हो तो। दूसरी बात करें तो लिमिटेड कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ईपीएफ जो है उसका फंड जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड फिक्स डिपॉजिट में ही है इन्वेस्ट करता है। और ये इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जनरली सेफ होते हैं, बट जनरली हाई रिटर्न्स नहीं देते कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में जो आपको हाई रिटर्न मिलता है वो आपको रिटर्न नहीं मिलता है। अब तो आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है कि आपका ईपीएस जो है वो, ईपीएफ जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। एडिशनली एम्प्लॉय हैव नो से इन हाउ देयर मनी इज इन्वेस्टेड। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ नहीं बता सकते कि आपका मनी जो है कैसे इन्वेस्ट होगा, इसका मतलब है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है रिस्क पे एसोसिएटेड विद दिस इन्वेस्टमेंट। और लेक ऑफ कंट्रोल जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपको मैक्सिमाइज करना है आपके रिटर्न को और पर्टिकुलर एसेट क्लास को आपको मैक्सिमाइज करना है तो।
तो ये लिमिटेड कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट जो है ये भी एक आपको डिसएडवांटेज हो सकता है। अदर इश्यू क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ईपीएफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो आपका रिस्क प्रोफाइल के साथ और इन्वेस्टमेंट गोल के साथ अलाइन नहीं भी हो सकता है। देखो आप एनपीएस की बात करो तो एनपीएस में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट गोल के साथ आप अलाइन कर सकते हो। एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया है कि सर आप एनपीएस पे की वीडियो बनाओ, तो बहुत ही जल्द मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर ईपीएफ के डिसएडवांटेज की बात करें तो एम्प्लॉय अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है और रिटर्न लेना चाहता है तो वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि अभी तो आप जो है अपना पैसा क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो। ये मैं किस पैसे की बात कर रहा हूँ, मैं इस पैसे की उस कॉर्पस की बात कर रहा हूँ जो आपको रिटायर्ड होने के बाद अमाउंट मिलने वाला है। अगर अभी आप अपना पैसा ब्लॉक कर दोगे और अगर आप लोअर ईपीएस में रहते हो, मतलब अभी जो करंट ईपीएस है उसमें रहते हो और हायर ईपीएस को ऑप्ट नहीं करते हो, तो ऑलमोस्ट दोनों के बीच में आप जो कॉर्पस मिलेगा आपको उसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ का डिफरेंस आएगा। और ये 1 करोड़ का डिफरेंस जो है ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। ईपीएफ फंड जो है जनरली हम बात करें तो गवर्नमेंट रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन पे होता है, इसलिए फंड एबिलिटी जो होती है इन्वेस्ट सर्टेन एसेट और स्ट्रेटेजिक में उसकी लिमिट होती है। तो इसीलिए आपको हायर रिटर्न मिलने की अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ही कम हो जाती है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो लिमिटेड कंट्रोल है आपका इन्वेस्टमेंट पे और सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज ईपीएफ का यही है कि एम्प्लॉय कहीं नहीं बता सकता कि मनी कैसे इन्वेस्ट होगा और उसका रिटर्न क्या होगा। उसका रिटर्न जो होगा वो ऑलवेज लो ही होने वाला है। बिफोर इन्वेस्टिंग इन द ईपीएफ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो होते हैं जो ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, लोअर रिटर्न कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट में अगर आप बात करो तो जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं हायर टू ईपीएफ। हाँ, म्यूचुअल फंड की बात करो तो कुछ इन्वेस्टर जो होते हैं वो काफ़ी डाइवर्स रेंज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट में। तो ये रिजल्ट जो होता है वो पोटेंशियल जनरेट हायर रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म की बात करो तो आपको लॉन्ग टर्म में ऑलवेज हायर रिटर्न्स मिलते हैं। स्टॉक जो होते हैं हायर रिटर्न ऑफर करते हैं, उसके साथ हायर रिस्क भी ऑफर करते ही है, हालांकि हायर रिस्क तो उसमें होता ही होता है। हाँ, स्टॉक्स वोलेटाइल होते हैं, उसका प्राइस भी फ्लक्चुएट होता रहता है सेवरल फैक्टर्स पे, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है, ग्लोबल इवेंट्स क्या है, सो इन सब पे डिपेंड रहता है। हाउएवर स्टॉक्स जो होते हैं वो पोटेंशियल टू जनरेट हायर रिटर्न्स होते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म में तो आपको हायर रिटर्न्स वो देते, जबकि ईपीएफ जो है उसमें लो रिटर्न मिलता है, क्योंकि जब मैं आपको बताया डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि एम्प्लॉय जो है मैक्सिमम रिटर्न करना चाहता है वो ईपीएफ के थ्रू नहीं कर सकता है। ईपीएफ जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप कह सकते हो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप नहीं कह सकते हो। हाँ, एसेंशियल है कि आप ये सारे एस्पेक्ट को जो है वो कंसीडर करो। देखो अगर फैक्चुअल डेटा की बात करें तो एज ऑफ दिसंबर 2021 की अगर बात करें तो ईपीएफ इंटरेस्ट रेट अगर आप बात करो, देखो आपका अगर पैसा आप हायर पेंशन को नहीं कर रहे हो और अभी जो आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो भी एक्चुअली आपको ईपीएफ में लोअर पेंशन मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन के साथ भी कंपेयर करके हम करेंगे। और देखो यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2021 की बात करो तो वहाँ पे 8.5% इंटरेस्ट रेट था। ये इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली लोअर है कंपेयर टू द एवरेज रिटर्न ऑफर्ड बाय द म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर आप बात करो रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स, द एवरेज एनुअल रिटर्न जो म्यूचुअल फंड का हुआ है वो इंडिया में अराउंड 12% था बिटवीन द 2010 टू 2020, मतलब लास्ट डिकेड में। और उसके कंपेयर में ईपीएफ का रिटर्न कितना था, 8.25 टू 8.8%। अगर आप क्रिसिल रिसर्च फाउंड के रिपोर्ट की बात करो तो म्यूचुअल फंड में इंडिया में जो था अराउंड 70% रिटर्न था बिटवीन 2016 टू 2021 और उसके कंपैरिजन में ईपीएफ का कितना था, 8.55 टू 8.88% रिटर्न था। इसका मतलब आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों रिटर्न्स में। तो इस डेटा के कंपैरिजन में आप करोगे तब भी आपको रिटर्न जो है लोअर मिलने वाले हैं। अगर इकोनॉमिक टाइम्स का एवरेज एनुअल रिटर्न देखोगे बीएसई इंडेक्स के मुताबिक बिटवीन 2010 टू 20 तो अराउंड 11% था, जब भी उसके कंपेयर में भी ईपीएफ रिटर्न जो है कम है। सो ये सारे एग्जाम्पल, ये डेटा आपको क्लियरली शो करता है कि ईपीएफ जो है वो ऑलवेज लोअर रिटर्न देता है कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सच एज म्यूचुअल फंड और स्टॉक। ईपीएफ रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लेकिन बेस्ट ऑप्शन है, जिसको हायर रिटर्न चाहिए ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। देखिए आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड एक्सेस टू फंड। जैसे मैंने आपको बताया अगर आप हायर पेंशन को ऑप्ट कर रहे हो तो जो ईपीएस में आप पैसा डाल रहे हो, मतलब एम्प्लॉयर का जो 8.33% कंट्रीब्यूशन जो ईपीएस में जाएगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसमें से आप पैसा उठा भी नहीं पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने आपके पैसे को ब्लॉक कर दिया, आपको उस फंड पे कोई भी एक्सेस नहीं है।
तो अगर आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी पैंडेमिक में हायर पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, आपको पैसा चाहिए, एजुकेशन लोन लेना है, होम लोन लेना है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो इन केस में आप ईपीएफ से पैसा उठा सकते हो। ईपीएफ में ये रूल है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि ईपीएफ अलाउज पार्शियल विड्रॉल टू स्पेसिफिक पर्पस, मेडिकल इमरजेंसी, मैरिज, एजुकेशन और बाइंग होम। लेकिन ये अमाउंट जो होता है उसमें विड्रॉल अमाउंट पर हालांकि लिमिट होता है और उसमें आपको सर्टेन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी भी होती है विड्रॉल के लिए। और ये विड्रॉल जो होता है इवन टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और उसके सेवरल मंथ और प्रोसेस लग सकता है। इनकन्वीनियंट हो सकता है एम्प्लॉय के लिए जिसको अर्जेंट फंड्स चाहिए। और अगर आपने हायर पेंशन को ऑप्ट कर दिया तो आपने क्या किया, टोटल ब्लॉक ही कर दिया इस पैसों को, तो आपको इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए यहाँ पे एडिशनली आप बात करो तो ईपीएफ का रूल्स रिगार्डिंग कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द फंड है और ऊपर तो रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एम्प्लॉय के विड्रॉल एंटायर ईपीएफ बैलेंस ओनली आफ्टर रिटायरमेंट इफ दे हैव अनएम्प्लॉयड फॉर सर्टेन पीरियड और दिस रिस्ट्रिक्शन कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर एम्प्लॉय हु नीड फंड फॉर द अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस सच एज जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी और अदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। इससे मैंने आपको बताया कि आपका ईपीएस का पैसा जो है वो ब्लॉक हो गया, अगर उसके बाद आपको पूरा अमाउंट चाहिए भी, उठाना भी है, तो नहीं उठा पाओगे और ये पैसा जो है आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनकेस आपका कुछ हो गया तो। हालांकि फैमिली पेंशन का है, लेकिन फैमिली को पेंशन भी आधा ही मिलेगा अगर आप रिटायर होने के बाद आपका कुछ भी डेथ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका जो पेंशन है वो आधा ही मिलने वाला है, 50% ही। बाकी का पैसा कहाँ चला गया, बाकी का पैसा जो है वो ईपीएफ के फंड मैनेजर के पास चला जाएगा, जिसमें आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल पैसा उसमें से आपको नहीं मिलेगा जो आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन हुआ है उसमें से। तो जबकि अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर आप पूरा अपना लमसम अमाउंट जो है वो डालते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कभी भी आप विड्रॉ भी कर सकते हो। और ये ऑप्शन जो है उसमें आपको एग्जिट लॉस और पेनल्टीज भी अर्ली विड्रॉल के कंपैरिजन में जो होता है वो ज़्यादा कंट्रोल होता है, मतलब ज़्यादा एग्जिट लॉस या पेनल्टीज नहीं होता और इजीली जब भी आप चाहे तो पैसा जो है वो उठा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और लास्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ईपीएफ आई स्कीम का ये है इन्फ्लेशन रिस्क। अगर आप देखोगे, अभी आप काउंट करोगे, जैसे मैंने कैलकुलेटर में भी आपको दिखाया था कि फॉर एग्जांपल आपको 1,20,000 का जो है वो आपको पेंशन मिलने वाला है, लेकिन अगर आप एवरेज 6% भी इन्फ्लेशन अगर काउंट करो तो ये करंट सिनारियो में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज़ है। मतलब ये ज़्यादा पैसा नहीं है। इन्फ्लेशन रिस्क जो है बहुत बड़ा रिस्क होता है, इन्फ्लेशन रिस्क जो है बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप बात करो तो ईपीएफ की, अगर आप ईपीएफ का करंट आप रेशियो भी देखोगे जो आपको दे रहा है रिटर्न, उसका अगर एक्चुअल डेटा देखोगे तब भी बहुत ही कम रिटर्न आपको मिल रहा है। ये भी मैं आपको डेटा जो है वो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ईपीएफ जो है वो क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट में डालता है। सो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो सेफ होते हैं, लेकिन रिटर्न जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है ओवर द लॉन्ग टाइम एम्प्लॉय का सेविंग जो होता है वो। जबकि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है और इन्फ्लेशन रिस्क जो होता है सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि आप बात करो तो दिसंबर 2021 की बात करो, देखो जिसका कंप्लीट डेटा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ईपीएफ इंटरेस्ट रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर अगर 8.5% था वहाँ पे, अभी जाए हालांकि 8.1% हो गया। देखो ये भी कम होता ही जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट अगर आप बात करो तो उसी पीरियड में 6.2% था। तो अगर ये आप डेटा देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका रिटर्न कितना बना, सिर्फ और सिर्फ 2.3%, जो बहुत ही कम है अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। अगर आप रिपोर्ट देखो इकोनॉमिक्स टाइम्स की, तो एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट बिटवीन द 2010 to 20 लास्ट डिकेड की बात करो तो अराउंड 6.2% था, जबकि ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है, 8.25 to 8.8%। इसका मतलब रियल रिटर्न्स जो ईपीएफ है वो भी रिलेटिवली यहाँ पे क्या हो गए, लो हो गए। अगर आप बात करो ईपीएफ इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल रहा है, तो उसमें जो रिटर्न मिलता है उसका क्रिसिल का जो रिपोर्ट है, क्रिसिल रिसर्च जो है उसके रिपोर्ट के मुताबिक आप बात करो तो इंडिया में 2016 to 21 के अराउंड 6.3% जो है वो रिटर्न मिल रहा था, जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट
6.6% से कम है, मतलब आपका पैसा जो है वो डूब रहा था, आप ऐसा कह सकते हो। आपका पैसा देखो, इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा पैसा अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा जो है वो सेम है, बढ़ नहीं रहा है लेकिन सेम है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट से अगर कम रिटर्न आप उस पैसों पे ले रहे हो तो आपका पैसा कम हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट की बात करो तो इकोनॉमिक टाइम का भी एवरेज रिटर्न था जो म्यूचुअल फंड का अराउंड 12% था, जैसे मैंने आपको बताया 10 to 20 के बीच में, विच इज हायर देन द एवरेज इन्फ्लेशन रेट अराउंड 6.2% ड्यूरिंग द सेम टाइम। हाँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा फैक्टर है, इन्फ्लेशन रिस्क जो है ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर आप कंक्लूजन देखो इन सब का, तो हायर पेंशन स्कीम जो है उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज, जैसे कि आपको बताया कि आपका कंट्रोल नहीं रहेगा आपके पैसे पे या तो आपके इन्वेस्टमेंट पे। रिटर्न जो होगी ईपीएफ पे वो बहुत ही रिलेटिवली लो मिलेंगे, मतलब आपका पैसे का लॉस होने ही होने वाला है। ईपीएफ का मतलब आप फंड जो है उस पर भी आपका एक्सेस नहीं रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ईपीएस जो अमाउंट है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। और ईपीएफ अगर आप बात करो कि इन्फ्लेशन रिस्क की अगर कंसिडरेशन करो तो रिटर्न जो आपको मिलने वाले हैं वो बहुत ही कम रिटर्न मिलने वाले हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। सो ये स्कीम जो है ऐसे एम्प्लॉय के लिए जिसको हायर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, पोर्टेबिलिटी चाहिए उसके रिटायरमेंट सेविंग पे, उसके लिए ये स्कीम बिल्कुल जो है वो फायदेमंद नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो। देखो, एम्प्लॉयर को केयरफुली कंसिडर करना होगा सारे एस्पेक्ट को बिफोर ऑप्टिंग फॉर द ईपीएफ हायर पेंशन। हाँ, ये जो स्कीम जो है ये बेनिफिट देती है हायर पेंशन का, सो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी देती है साथ में। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, लोअर इन्वेस्टमेंट, लोअर रिटर्न और लिमिटेड एक्सेस टू द फंड्स, इन्फ्लेशन रिस्क एंड द लेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी जो है। और इसीलिए एम्प्लॉय को जो है वो सारे टर्म को समझना होगा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना होगा, प्रॉस एंड कॉन्स को समझना होगा और उसके बाद डिसाइड करना होगा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल उसके क्या है, उसका रिस्क टॉलरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस क्या है। तो एडवाइजेबल है कि कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस लो और उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन लो, ऐसे ही जॉइंट ऑप्शन फॉर्म फिल ना कर दो। आप देखो, तो आपको रश नहीं करना चाहिए हायर पेंशन ऑप्शन के लिए, ये सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करना चाहिए और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए जो आपका फाइनेंशियल गोल एंड नीड्स के साथ जो है वो मैच होता है, तभी आपको हायर पेंशन ऑप्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको हायर पेंशन ऑप्ट नहीं करना चाहिए। आपने हायर पेंशन ऑप्ट किया है कि नहीं किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हमने बात की ईपीएफ हायर पेंशन ऑप्ट करने के क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ हायर पेंशन ऑप्ट करने के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप और आपकी वाइफ दोनों अगर आपके रिटायरमेंट के बाद अगर 60+ अगर आप बात करो तो मिनिमम 6 to 7 ईयर्स अगर आप जिंदा रहते हो तभी आपको आपका कॉर्पस वापस मिलेगा। अदरवाइज आपका कॉर्पस जो आपने जमा कराया है, पूरी लाइफ की मेहनत का कॉर्पस जो आपका जमा हुआ है ईपीएस में, ये भी डूब जाएगा, सीधा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ईपीएफ हायर पेंशन ऑप्ट करने का। तो ये सारे फैक्टर को आप कंसिडर करना और बाद में डिसीजन लेना कि आपको ईपीएफ हायर पेंशन ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे जितना हो सके उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जैसे अब तक मैंने आपको करता आया हूं। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।